Hello everybody, Gaurav Sharma this side, and once again you have started watching Literati Sabta. As we were discussing the syllabus of MPTET Vargik, in this series we have already discussed many authors, including Sarojini Naidu. So today we're gonna discuss a prescribed work that is written by obviously Sarojini Naidu, The Broken Wing. So actually, it is a poem, but it is written in some sort of dialogue form, है ना? So this can be considered as a free verse poem. Okay. So first of all, I would like to let you know the backdrop of the poem. Then we will moving forward with the text. Okay. So देखो, ये जो पोम है द ब्रोकन विंग, ये 1917 में लिखी गई। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने स्क्रीन पर तो आप देख पा रहे हैं। इसका लिखने का कारण ये था कि इंडिया में जो स्ट्रगल चल रहा था, जो मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेजों को इंडिया से एक्सपेल करने के लिए, जो मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ है ना, असहयोग आंदोलन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलने लगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब बिना हिंसा के अंग्रेजों को देश से बाहर करना। तो ऐसी स्थिति में क्या था, अंग्रेज अपने आप में इतने एडवांस थे कि वो आपस में लोगों को लड़वाने का प्रयास करते थे, है ना, कि जिससे ये आपस में झगड़ जाएं तो इनका फोकस हमसे हट जाए, है ना। एक प्रकार से विशेष राजनीति, पॉलिटिक्स मान लीजिए। तो ये जो पोम लिखी गई है, इसको कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट से एक तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, गोखले साहब पूछ रहे हैं किससे? सरोजनी नायडू से। गोखले जी वही हैं जो गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, और साथ ही में कहीं ना कहीं सरोजनी नायडू जी भी गोखले के नजदीक रही हैं, ऑब्वियस बात है। तो वो कहते हैं, वाई शुड अ बर्ड लाइक यू हैव अ ब्रोकन विंग। मतलब आपके जैसा पक्षी, यहाँ वर्ड से, ये वर्ड एज ए सिंबल इस्तेमाल किया गया है ना, और ये नायडू के लिए है, ठीक है, नायडू के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। तो बोला जा रहा है कि तुम्हारे जैसी वर्ड जो कभी आकाश में ऊंचाइयों में उड़ा करती थी, सबका प्रतिनिधित्व करती थी, है ना, सबकी में कुल मिला के एक लीडर थी, है ना। तो वो वर्ड आज ब्रोकन विंग के साथ क्यों है? मतलब तुम्हारे पर क्यों टूट गए, तुम उड़ क्यों नहीं पा रही हो, तुम लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर पा रही हो, क्या परेशानी है तुम्हारी, है ना। जिसका भी सबसे बड़ा कारण ये था, पहला तो इनकी खुद की हेल्थ, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी नहीं, है ना। समय समय पर ये कई बार बीमारियों से परेशान रही अपने जीवन पर्यंत, है ना। तो एक तो ये कारण था। दूसरा ये कि लोग आपस में धर्म को लेके लड़ने लग रहे थे, है ना। जैसे मुस्लिम्स अलग भाग रहे हैं, हिंदूस अलग भाग रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर अंग्रेजों को बाहर कैसे करोगे? तो इन सारी चीजों को देख के सरोजनी नायडू जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्टेड फील कर रही थी, और कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने किनारा कर दिया था, है ना। तो इस परिस्थिति में गोखले जी ने नायडू जी को पुकारा था, है ना। तो वहीं से ये लाइन है, ये डायलॉग फॉर्म में एक्चुअली, है ना। वाई शुड अ सॉन्ग बर्ड लाइक यू हैव अ ब्रोकन विंग, है ना, कि तुम जो एक गीत गाने वाले जैसे पक्षी हो, ऊंचाइयों में उड़ते हो, आज टूटे हुए पर के साथ क्यों, है ना। क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं। अब इसका जो है प्रयास किया है जवाब देने का नायडू जी ने अपने शब्दों में, कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं रिदमिक पैटर्न में, राइम स्कीम के साथ। वही हम यहाँ पे ये देख रहे। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट। द ग्रेट डॉन, डॉन होता है सुबह, है ना, कि सुबह हो चुकी है। द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट। मौनफुल से तात्पर्य है, मौन करा जाता है जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, या कह सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई अपना दुख बयां करे तो उसको मॉर्निंग कहा जाता है। MOURN है ना, MOURN है, ना कि MORNING, है ना। तो ये दोनों में अंतर है, ये मॉर्न है ना। तो द मॉर्नफुल नाइट इज पास्ट, यहाँ नाइट से तात्पर्य रात नहीं है। एक ऐसा काला समय, एक ऐसा बीता हुआ समय जो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए सुखद नहीं रहा है ना, और वो भी दुख का टाइम था, इसीलिए यहाँ मौनफुल कहा गया है, ठीक है।
तो जो मॉर्नफुल नाइट थी, जो मॉर्नफुल समय था, टाइम था, वो पास्ट में है ना, तो वो व्यतीत हो चुका है ना, बीत चुका है। ठीक है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लास्ट, है ना। कि काफी लंबे समय से जो हमारी भारत माता है, जो हमारी भूमि है, जो हमारा देश है, वो बहुत लंबे समय से एक गहरी नींद में सोया हुआ था। किसकी गहरी नींद में? पिछड़ेपन की में। अंग्रेजों ने दबा के रखा था, अंग्रेज आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, अंग्रेज आवाज नहीं उठाने दे रहे थे, हमको कलेक्टिवली हमारा मत नहीं रखने दे रहे थे, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप सी वेक्स एट लास्ट, है ना। तो अब हम लोग उठ चुके हैं, है ना। इसकी टोन कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है एक फेमस स्पीच है जिसको 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने लाहौर में दिया था, है ना? वो एपी के सिलेबस में शामिल है और वर्ग एक के में भी शामिल है, जो आप मेंस में देखेंगे, है ना। तो उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। From her deep age long sleep, she wakes at last, sweet and long slumbering words of gladness. Hope, ये ओप से तात्पर्य ओपन, ग्लैडनेस ओप, फ्रेश लिप्स टू द मॉर्निंग विंड ऑफ होप, है ना। ये देखिए, स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स, ये वर्ड से तात्पर्य कलियां, कलियां फूलों की कलियां, है ना। इस प्रकार से देखिए, फूलों की, फलों की, जो भी हो। तो स्वीट और लॉन्ग स्लम्बरिंग, स्लम्बरिंग से मतलब आलस में, आपने आलसी देखी है ना, कई बार व्यक्ति उबासी लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति में अब चूंकि रात बीती है, सुबह का टाइम है, तो कलियां नई नई ग्लैडनेस के साथ खुलने वाली हैं, है ना। और खुलते ही उनके होठों पे, है ना कहीं एक हवा आ रही है, और कैसी हवा? उम्मीद की हवा। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारी धरती है, जो हमारी भारत माता है, जो लंबे समय से स्लीपिंग मोड में थी, अब वो जगी है। तो जगने के बाद में उसको हवा महसूस हो रही है, या फिर उसको एक किरण दिख रही है। किस प्रकार की? उम्मीद की किरण, कि शायद अब मैं मतलब जाग जाऊंगी, अब मेरे लिए प्रफुल्लित होने का समय आ चुका है, खिलने का समय आ चुका है, कुछ इस प्रकार से। आर ईगर हर्ट्स रिन्यू देयर रेडियंट फ्लाइट, है ना। हमारे जो उत्सुक हृदय हैं, हमें पता चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आजाद होने वाले हैं, अब हम अच्छी कंडीशन में पहुंचने वाले हैं। वो रिन्यू हो रहे हैं किससे? अपनी रेडियंट फ्लाइट से, है ना। मतलब एक बार फिर से उड़ने को तैयार है। जो पक्षी है ना, जिसको कहीं ना कहीं देश से, या नायडू ने खुद से कंपेयर किया है ना, टुवर्ड्स द ग्लोरी ऑफ रेनेसेंट लाइफ, है ना। यहाँ रेनेसेंट से तात्पर्य आप मान लीजिए एक ऐसा समय जिसमें कोई भी व्यक्ति विशेष या देश अपनी, रेनेसा मान लीजिए पुनर्जागरण का, है ना, जिसमें व्यक्ति एक तरह से पॉजिटिव मोड में आ जाता है ना, सारी चीजें बहुत अच्छी हाई स्टेट पर होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हृदय हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम तुरंत जल्दी से अपनी द्वारा एक बार उड़ करके पक्षी की तरह आगे फ्यूचर में हमारे कहाँ पहुंच जाएं, जहां हमारा उद्धार होगा, है ना। कहाँ? रेनेसां, है ना। चलिए, लाइफ एंड आर लैंड अवेट देयर डेस्टिन्ड स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग एक सीजन होता है, ऐसा सीजन जिसमें फल फूल सब खिलने लगते हैं, है ना। तो यहाँ स्प्रिंग से तात्पर्य है एक ऐसा समय जिसमें हमारा नेशन, हमारी स्टेट प्रफुल्लित होगी, ब्लो करेगी, है ना, खिलेगी एक तरह से, है ना। तो लाइफ एंड आर लैंड अवेट्स देयर डेस्टिन्ड स्प्रिंग, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है स्प्रिंग का होना, उसके लिए जीवन और हमारी धरती सब इंतजार कर रहे थे, है ना। सॉन्ग वर्ड, वाई डू यू बियर अ ब्रोकन वे, है ना। गाने वाले पक्षी, यहाँ DOST, दोस्त हमारा हिंदी में मित्र होता है, इसको कई बार इंग्लिश में दोस्त लिख दिया जाता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ दोस्त से तात्पर्य डू, वाई डू, और ये दाओ आर्काइक वर्ड है, इसको आज के समय में यू पढ़ेंगे, है ना। वाई डू यू वियर अ ब्रोकन विंग, है ना। गाने वाले पक्षी, तुम क्यों ये टूटा हुआ पर लेके बैठे हो, या फिर इस क्यों टूटे हुए पर को तुम झेल रहे, है ना। तो ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट में बात होगी। अब देखिए आंसर्स, ठीक है। देख, shall spring that wakes mine ancient land again call to my wild and suffering heart in vain. Listen, call to my wild and suffering heart in vain,
कहीं ना कहीं अपने मन ही मन में, है ना, आप यहाँ वाइल्ड कह सकते हो, बिकॉज समटाइम्स ह्यूमन ब्रेन इज नॉट स्टैटिक, it jumps from one place to another place, one event to another event, so all because of it we can call it wild, है ना। call to my wild suffering hurt in vain, है ना। तो मैं बार बार अपने दिल में कह लीजिए या अपनी अंतरात्मा मन में कह लीजिए, बार बार मैं अपने अपने मन में ये मतलब अपनी परेशानी की वजह से सोच रही हूँ, है ना, बार बार मन में कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, सेल स्प्रिंग दैट वेक्स माइन एंशियंट लैंड अगेन। क्या ये स्प्रिंग एक बार फिर से मेरी धरती को, एंशियंट लैंड को जगा देगी, जगा पाएगी? क्या फिर से हमारा लैंड स्प्रिंग देख पाएगा? क्या फिर से हम स्प्रिंग देख पाएंगे, है ना? कुल मिला के क्या फिर से हमारी एक अच्छी सुबह हो पाएगी, है ना? मतलब यहां से अंग्रेज चले जाएंगे तब, ठीक है। और फेट्स ब्लाइंड एरोस स्टिल द पल्सिंग नोट ऑफ माई फार रीचिंग फ्रेल अनकॉन्क्वर्ड थॉट, है ना। देखो, और फेट्स ब्लाइंड एरोस, है ना, जो कह सकते हैं जो हमारे लिए डेस्टिन्ड है, जो हमारा फेट है ना, हमारी नियति है ना, तो नियति के जो एरोस हैं यहाँ, फेट्स ब्लाइंड एरोस से तात्पर्य क्या है मैं बता रहा हूँ। फेट्स ब्लाइंड एरोस से तात्पर्य है कुछ ऐसी इवेंट्स जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होनी, आपकी एंटी चले, है ना, आप सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है ना। तो इसी प्रकार से या तो ऐसा हो कि स्प्रिंग आए और सब कुछ प्रफुल्लित हो जाए, या फिर जो फेट है उसके ब्लाइंड एरोस मतलब कुछ ऐसी इवेंट्स जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे अपोजिट है ना, या फिर कुछ ऐसी इवेंट स्टिल द पल्सिंग नोट ऑफ माई फार रीचिंग फ्रेल अनकॉन्कर्ड थ्रोट, है ना, जिस थ्रोट से मेरे से ये आवाज निकल रही है जो कि हम कल की सुबह देख पाएंगे, हम कुछ कल अच्छा कर पाएंगे, क्या ये जो फेट के ब्लाइंड एरोस हैं मेरे हृदय को रोक पाएंगे, थका पाएंगे? क्या मेरा सोचना बदल पाएंगे कि कल हम आजाद हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, हमारा फिर से एक बार जागरण होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। और अ वीक ब्लीडिंग पिनियन डोंट और टायर माई फ्लाइट टू द हाई रेल्म्स ऑफ माई डिजायर, या फिर अ वीक ब्लीडिंग पिनियन, या पिनियन से तात्पर्य पंख, है ना, या फिर एक वीक, एक कमजोर टूटा हुआ पंख, डोंट, यहां डोंट से तात्पर्य है कह सकते हैं डरा हुआ, या फिर ब्लीडिंग करता हुआ डरा हुआ पंख, या फिर परेशान, माई माई फ्लाइट टू द हाई रेल्म्स ऑफ माई डिजायर, है ना, या फिर जो हमारा टूटा हुआ ब्लीडिंग करता हुआ पंख है वो डर जाएगा, थक जाएगा, मेरी फ्लाइट को ऊंचाई में ले जा पाएगा या नहीं, कुल मिला के, है ना, कि यदि मेरा पंख टूटा हुआ है, मैं डरी हुई हूँ, है ना, मैं मेरे पर जो कटे हैं वो थके हुए हैं, तो क्या वे मुझे हाई रेल्म्स, जो मेरी इच्छाएं है ना, जो मेरी हाई इच्छाएं हैं, मेरी जो डिजायर्स हैं कि मेरा लैंड कैसे भी करके आजाद हो जाए, तो क्या वो उसको आजाद करवा पाएंगे? ऐसा, है ना, क्या मैं उड़ पाऊंगी वापस से आसमान में, जहां मेरी इच्छाएं है ना, जहां मैं जाना चाहती हूँ, जहां मैं अपनी लैंड को ले जाना चाहती हूँ, जहां मैं अपने लोगों को ले जाना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को ले जाना चाहती हूँ, है ना। बी होल्ड, अब ये एक तरह से डिटर्मिनेशन है ना, किसका, ऑथर का डिटर्मिनेशन है, मतलब हट के साथ बोल रही है, आई राइज टू मीट द डेस्टिन्ड स्प्रिंग, कि मैं खड़ी उठ हो जाऊंगी, या फिर मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी मिलने के लिए जो मेरे लिए नियत है स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जो ब्लूम होना है, मेरी कंट्री का जो ब्लूम होना है, यहाँ आई केवल और केवल नायडू के लिए कह सकते हैं सिंबल नहीं है, ये कंट्री के लिए भी है, कि मैं और मेरी कंट्री एक तरह से एक बार फिर से खड़े उठ के खड़े हो जाएंगे मिलने के लिए, किसके, जो कि हमारी डेस्टिन स्प्रिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। तो हम अपनी डेस्टिन्ड स्प्रिंग से एक बार मिलने के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे, भले ही हम चोटिल हैं, है ना, यहाँ आई से तात्पर्य दोनों, कंट्री भी और सरोज नायडू भी। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माई ब्रोकन विंग, और फिर एक बार फिर से पूरी दुनिया, पूरा आसमान नाप देंगे इस टूटे हुए पंख से, चाहे भले ही मैं चोटिल हूं, भले ही मेरी कंट्री इतने सालों से पिछड़ी रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने हार मानी है। वी आर डिटरमाइंड टू
ensure our freedom. We would not take back our steps in any condition. That is what she wanted to say only, है ना। तो ये बेसिकली था टेक्स्ट जो आप देख चुके हैं, है ना। डेट मैंने आपको बताया 1917 में इसको पब्लिश किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब पोम है जो ब्रोकन विंग, उसकी जो एक क्वेश्चन से शुरुआत होती है, वो क्वेश्चन किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा पूछा गया, तो आपको याद रखना है जीके गोखले जी, है ना। चलिए, अब इसका बैकग्राउंड क्या है, वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं शुरू में, फिर भी आप देख लीजिए। द ब्रोकन विंग इज द लिटिल पोम फ्रॉम सरोजनी नायडूज कलेक्शन द ब्रोकन विंग। कलेक्शन का ही नाम द ब्रोकन विंग है। आगे है सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, आपको याद रखना है। इसको 15 से 16 के बीच में लिखा गया, 1915 से 16 के बीच में, और पब्लिश हुआ 1917 में, ठीक है। It was written during a turbulent period marked by war, World War First, personal losses, and India's struggle for freedom, है ना। ये सारे बैकड्रॉप हैं कि कुल मिला के ये देख रही थी किस प्रकार से मारा काटी चल रही है, लोग मर रहे हैं युद्धों में, है ना। तो और चूंकि हम चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो जाए, है ना, हमारे आपस में लोग लड़ने लग रहे हैं, सिविल वार जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहां से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर इन्होंने ये जो है वर्क क्रिएट किया, ठीक है। The poem reflects Naidu's deep sense of hope, है ना। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है पोम कि नायडू की उम्मीद जो गहराई में थी अपने लोगों से, अपने नेशन से आजाद होने के लिए। साथ ही साथ में करेज, ये पोम करेज भी दिखाती है कि किस प्रकार से वो साहसी हैं, वो गिव अप नहीं कर रही हैं, भले ही वो चोटिल हैं, भले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भले ही उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल रेजिलियंस डिस्पाइट सफरिंग, है ना। और कहीं ना कहीं वो आसमान से बार बार बोल रहे हैं कि उड़ के आसमान की ऊंचाइयों में जाऊंगी, तो यहाँ आसमान की ऊंचाइयों से संबंध है गॉड की तरफ आगे बढ़ना, है ना, स्पिरिचुअलिज्म में कनेक्शन स्टेब्लिश करना। अब इस पोम में कुछ मेजर थीम्स हैं, ठीक है। देखिए, रेजिलियंस एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, है ना, ये दो थीम्स हैं, है ना। द ब्रोकन विंग सिंबलाइजेस इमिटेशन, पेन और एडवर्सिटी, है ना, ये तीनों चीजों को दिखाते हैं, है ना। लिमिटेशन ऐसे कि अभी तक जो हम लोग लिमिटेड थे, हमको अलाउ नहीं किया गया था, हमें आज़ादी नहीं मिली है। वहीं पेन ऐसे कि वो चोटिल है ना, फिर भी उसके बावजूद, इतनी एडवर्सिटी होने के बावजूद वो गिव अप नहीं कर रहे अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए, है ना, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। येट डेस्पाइट इट्स ब्रोकननेस, है ना, टूटने के बाद भी, द वर्ड कोष्टक में सोल, सोल से तात्पर्य आत्मा मान लीजिए, देश की आत्मा या फिर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की आत्मा, still strives to fly and reach the heavens, embodying human resilience and faith, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है ह्यूमन रेजिलियंस को, इंसान की जो इच्छा शक्ति है और फेथ को, है ना, इन दोनों चीजों को। अगली थीम की यदि हम बात करें, वो है ह्यूमन सफरिंग, वो है ह्यूमन सफरिंग एंड होप, है ना, ये भी एक है। नायडू एक्नॉलेज द इनएविटेबिलिटी ऑफ सॉरो इन लाइफ बट एम्फसाइजेस एन इनर स्ट्रेंथ एंड एस्पिरेशन टू राइज अबव इट, है ना। सबके जीवन में दुख होते हैं, कहने का तात्पर्य है, लेकिन उसके बावजूद ये एम्फसाइज करती है इनर स्ट्रेंथ, जो अंदर की इंसान की आंतरिक शक्ति है उस पर, और साथ ही साथ एस्पिरेशन पर, ठीक है, जो इन सारी चीजों से ऊपर उठा सकती है एक इंसान, दुख पीड़ा कष्टों से। यदि व्यक्ति एक साहसी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो उन सारी चीजों से आगे बढ़ता है। आओ, द पोम ब्लेंड्स पर्सनल ग्रीफ विथ यूनिवर्सल सफरिंग, हिंटिंग एट इंडियाज कॉलोनियल प्लाइट, है ना, कि जो स्थिति हुई है ना हमारे देश की, अंग्रेजों ने जो दुर्गति करी हुई है, सप्रेस कर रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं में नीचे नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं हर स्थिति में, ठीक है। तो वहां यही कहने का प्रयास किया है। तो द पोम ब्लेंड्स पर्सनल ग्रीफ, है ना, ये पोम कहीं ना कहीं मिक्स करती है पर्सनल ग्रीफ को यूनिवर्सल सफरिंग के साथ में, है ना। एंड हिंटिंग एट इंडियाज कॉलोनियल प्लाइट, है ना, और ये हिंट करती है
जो जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब किस प्रकार की इंडिया की स्थिति हुआ करती थी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये याद रखना है कौन कौन सी थीम्स है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फेथ इन डिवाइन, है ना, ईश्वर में भरोसा। द इमेजरी ऑफ सोरिंग हेवनवर्ड कनेक्ट्स द स्पीकर टू द गॉड और हायर पर्पस, है ना। सीधी सी बात है, यहाँ सोरिंग से तात्पर्य ऊपर की तरफ उड़ना, है ना, हेवन की तरफ उड़ना। ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उड़ने से तात्पर्य है ह्यूमन का गॉड के साथ कनेक्शन या फिर कोई बहुत बड़ा हाई पर्पस, है ना, ये सिंबल कह सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स नायडूज बिलीफ दैट सफरिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना। इफ अ पर्सन इज सफर्ड अ लॉट देन सर्टेनली he or she will be transformed into a spiritual person. That is what I wanted to say by using this line, है ना। देख, अगला जो थीम है वो है आर्टिस्टिक एंड पोएटिक मिशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिस्टिक तो उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की पोएट्रीज लिखी है ना, लेकिन अपनी पोएट्री के द्वारा भी वो कहीं ना कहीं लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है, ऐसी पोएट्री लिखती है ना। The poem can also be read as a metaphor for the artist or a poet who, despite hardships, uses their broken wing to sing and inspire others, है ना। कि वही बात कि इतना सब कष्ट पीड़ा होने के बावजूद भी एक ऑथर कैसे लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है ना। एक इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लिखने का प्रयास कर रहा है, ये केवल नायडू तक सीमित नहीं है, ऐसे समय समय पे कई ऑथर्स रहे हैं, है ना, कई पैम्फलेटियर्स रहे हैं ना, जो पैम्फलेट लिखते हैं वो गवर्नमेंट के एंटी लिख रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है। आज के समय पे भी एक 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 कंट्रोल करके एक टर्म है ना, तो वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। जैसे आप कई बार देखेंगे गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, इवन आप जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे आज के समय में वो भी गवर्नमेंट निश्चित करती है। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकती है। आप जो देख रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा से देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज का कवरेज नहीं होने देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ नायडू जी की बात की जाए तो नायडू जी अनसेंसर्ड, उन पर कोई फिल्टर नहीं लगा है, उनको कोई यहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। बिकॉज अंग्रेज जब इन्होंने ये पोम लिखी होगी, मैं समझता हूँ ये डायरेक्टली कहीं पब्लिश नहीं हुई, है ना। अगर डायरेक्ट पब्लिश हुई होती तो इस पर सेंसरशिप लगा दी गई होती। बहुत से ऐसे वर्क रहे हैं जिसपे अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगा दिए, पब्लिश नहीं होने दिया है, या फिर पब्लिश होने दिया है तो मार्केट में उसको अलाउ नहीं करने, सेल नहीं करने दे रहे हैं, है ना, जिससे लोग भड़के, है ना, कुछ इस प्रकार की चीज, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिंबल कौन कौन से इस्तेमाल इसमें मुख्यतः हुए हैं। ठीक है, यहाँ ब्रोकन विंग सिंबलाइज करता है ह्यूमन सफरिंग को, है ना, टूटा हुआ पर, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन सफरिंग को सिंबलाइज करता है। साथ ही साथ लॉस को सिंबलाइज और लिमिटेशन को, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या फिर नेचुरल। ठीक है, तो ये तो एक सिंबल हो गया। आगे देखिए, अगला सिंबल ये है फ्लाइट टुवर्ड्स हेवन, है ना। ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है एस्पिरेशन को, ठीक है, महत्वाकांक्षा, क्या, आजाद होने की। साथ ही साथ स्पिरिचुअल फ्रीडम, है ना, स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, और पोएट के मिशन के लिए। किस प्रकार का मिशन? टू ट्रांसेंड पेन, है ना, कि वो पेन से ऊपर आए, पेन से उभर के बाहर आए। ठीक है, कुछ इस प्रकार। सॉन्ग यहाँ क्या प्रोजेक्ट करता है? सॉन्ग कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री और रेजिलियंस वॉइस दैट एंड्यूर्स इवन इन एडवर्सिटी, है ना। इतना प्रेशर, इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद यदि कोई लिख रहा है ना, अगेंस्ट अंग्रेजों के, तो सीधी सी बात है वो सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं रेजिलियंट तो है ना। तो इस प्रकार से ये 3 सिंबल्स थे जो मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछे जाए एग्जाम में तो ये हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब हर एक पोम का अपना टोन और मूड होता है। टोन तो आप समझते होंगे, टोन क्या होती है। जैसे आपसे कोई बोलता है क्या समझता है तू अपने आप को, तो यहाँ आप क्लियरली टोन देख रहे होंगे कि ईगोइस्टिक टोन है और सामने वाला बदतमीजी के साथ बात, और आपको मूड भी समझ आ रहा है कि सामने वाले का मूड। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक पोम में
टोन होती है, मूड होता है ना। टोन से पता चलता है किस प्रकार की टोन है, लव पोम है, रिवेंज काइंड ऑफ पोम है ना, या फिर ब्रेवरी से रिलेटेड पोम है, नेशनलिस्टिक सोल के साथ लिखी गई है। कुछ इस प्रकार की उदाहरण हो सकते हैं जिन्हें टोन के रूप में मैं बताना चाहता था आपको। ठीक है, द टोन इज बोथ मेलंकोलिक एंड अफ्लिफ्टिंग। इस कविता की, इस पोम की जो टोन है वो मेलंकोलिक, मेलंकोलिक मतलब समवन इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग एंड ही इज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ पेन, है ना। तो इसकी जो टोन है याद रखना है ना, टोन मेलंकोलिक है, कहीं ना कहीं दर्द में, पीड़ा में, और साथ ही साथ अफ्लिफ्टिंग है ना, कि वो बार बार ये कह रही है कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि भले ही इतना सब होने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं अपनी सफलता को अटेन करके रहूंगा, है ना। मेरी कंट्री एक बार फिर से ब्लूम करेगी, फूल की तरह खिलेगी। ठीक है, वाइल एक्नॉलेजिंग पेन, वो स्वीकार करती हैं पेन को, है ना। इट सेलिब्रेट्स करेज एंड फेथ, है ना। ये करेज और फेथ को सेलिब्रेट करती है, दर्द होने के बावजूद, दर्द को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी। द मूड शिफ्ट्स फ्रॉम सोरो टू होप एंड डिटर्मिनेशन। शुरुआत में आप कविता का मूड देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं सोरो दिखा रही है, और बाद में वही चेंज होके होप और डिटर्मिनेशन को दिखा। ठीक है, तो ये टोन एंड मूड की बात हो गई। अब हम चल रहे हैं आगे। अब बात करते हैं इसमें इमेजरी और लैंग्वेज का क्या है, कैसी है। नायडू यूजेस विविड लिरिकल इमेज ऑफ फ्लाइट, है ना, विंग्स एंड हेवन टू इवोक अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड एस्पिरेशन। ठीक है, आप नायडू की कभी भी पोम पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में एक तरह का विशेष प्रकार का पिक्चराइजेशन होगा। मतलब जब वो कुछ लाइन उन्होंने जो लिखी है आप उनको पढ़ेंगे तो एक इमेज काइंड ऑफ आपके दिमाग में क्रिएट होगी। और लिरिक है, लिरिक मतलब एक ऐसी पोम जिसको गाया जा सके, रिदमिक पैटर्न है, इसकी वजह से इसे लिरिकल इमेज ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं, है ना। इन्होंने अपनी पोम में इस्तेमाल किया है। विविड मतलब क्लियर है, एक क्लियर लिरिकल इमेज ऑफ फ्लाइट दिखाई गई है। साथ ही साथ में विंग्स एंड हेवन टू इवोक अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड एस्पिरेशन, है ना। और हेवन कहीं ना कहीं दिखाता है या फिर हमारे अंदर एक भाव पैदा करता है, मूवमेंट एस्पिरेशन। ठीक है, लैंग्वेज जो इसकी है वो म्यूजिकल है ना, एकोइंग है। एको क्या कर रही है, ये पोम एको कर रही है उनका स्वयं का नाम जो निकनेम है गांधी जी ने दिया था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि उनकी आप मैक्सिमम पोम उठा के देखेंगे, हार्डली उन्होंने कोई प्रोज वर्क लिखा है, एक है जो जिन्ना के लिए लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। अदरवाइज उनकी जितनी भी पोम्स हैं वो सब लिरिकल पैटर्न है ना। द पोम इज रिच विद मेटाफर्स दैट ट्रांसफॉर्म पर्सनल पेन इनटू यूनिवर्सल सिंबलिज्म, है ना। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर देखिए, द पोम फॉलोज अ लिरिकल एंड सॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर टिपिकल ऑफ नायडू स्टाइल, जो कि नायडू की कह सकते हैं कि स्टाइल रही है लिखने की उनकी पोट्री में। इट ब्लेंड्स इंडियन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स विद इंग्लिश रोमांटिक ट्रेडिशन, स्पेशली शैली एंड कीट्स, है ना। जिस प्रकार से उन्होंने भी कई, जैसे सैली और कीट्स दोनों ने वर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये एक टिपिकल ट्रेडिशन था। जैसे टू अ स्काईलार्क हुआ, है ना, ओ टू नाइटिंगेल हुआ कीट्स का, है ना। तो रोमांटिक ट्रेडिशन में उस समय पे ये पक्षियों के ऊपर ओड लिखने लग रहे थे। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक वर्ड को कंट्री का और नायडू हरसेल्फ का उन्होंने खुद का सिंबल बना के इस कविता को लिखा है ना, इस पोम को लिखा है। इट ब्लेंड्स इंडियन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, है ना, ये इंडियन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके किसके साथ, इंग्लिश रोमांटिक ट्रेडिशन के साथ इन्होंने इस पोम को लिखा है ना। तो ये बात कर ली हमने स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए। Critics view the broken wing as a turning point in Naidu's poetry, showing maturity and a shift from purely romantic themes to deeper reflection on suffering and destiny. इससे पहले नायडू जी ने जो भी पोम्स लिखी उनमें आप देखेंगे कि वो लव की बात करती थी, लॉन्गिंग की बात करती थी। मेजरली वो जिन चीजों पे बात करती थी वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ होती थी। कुल मिला के उनमें आपको पॉजिटिविटी नजर आती थी। उनमें आप कहीं भी पेन, मिजरीज, ऐसी सारी चीजों को फील नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है मेरा, है ना। लेकिन यदि आप बात करें इसकी,
तो इसमें आप पाएंगे कि ये सफरिंग और जो इसके रिफ्लेक्शंस है ना, मिजरीज के, पेन के, उनको दिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेप्ट है उनकी पोइट्री में। एक ऑथर जो पहले लव की बात कर रही है, सेलिब्रेशन की बात कर रही है, नेचर की बात कर रही है, एकदम से ग्रेजुअल शिफ्ट आप उसकी राइटिंग में देखते हैं और वो सफरिंग की बात करने लगती है, लोगों के हित की बात करने लगती है, लोग परेशान है, कंट्री तड़प रही है, कुछ ऐसी सारी चीजें है ना। ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है इस पे। इट रेजोनेट्स विद इंडियन नेशनलिस्ट स्पिरिट, अ नेशन विद अ ब्रोकन विंग स्टिल एस्पायरिंग फॉर फ्रीडम, है ना। तो इनकी जो कविता है वो कहीं ना कहीं एक ही चीज की थीम को लेकर गूंजती है कि जो हमारा नेशन है वो भले ही टूटे हुए पंख के साथ है, लेकिन फिर भी वो रोअर कर रहा है फ्रीडम पाने के लिए, है ना। द पोम ट्रांसेंड्स इट्स टाइम, ऑफरिंग अ यूनिवर्सल मैसेज अबाउट द ह्यूमन एंड्योरेंस एंड स्पिरिचुअल। यहाँ लिखा हुआ है ना, द पोम ट्रांसेंड इट्स टाइम। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा मैं जिसको हिंदी लिटरेचर से एसोसिएटेड करके देखा जाता है, वो है काल जेयी रचना। एक ऐसी रचना जो समय के साथ पुरानी ना हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य वही है कि जिस समय में इसको लिखा गया था उसके बाद भी ये आज उतनी ही फ्रेश और उतनी जरूरी है। क्यों? बिकॉज इट ऑफर्स अ यूनिवर्सल मैसेज अबाउट द ह्यूमन एंड्योरेंस। बिकॉज ये बयां करती है, ये एक्सप्रेस करती है ह्यूमन एंड्योरेंस को, किस प्रकार से मानव सह सकता है ना। और उसके अंदर हमेशा एक स्पिरिचुअल होप होती है ना। तो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर मैंने आपसे बात कर ली है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कंक्लूजन। ठीक है, देख, द ब्रोकन विंग इज मोर देन अ पर्सनल लेमेंट, इट इज अ सिंबल ऑफ होप, फेथ एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट, है ना। तो ये केवल पर्सनल लेमेंट तक सीमित नहीं है, ये एक कंट्री का पूरा लेमेंट है, पूरी कंट्री का पेन है, पूरी कंट्री लॉन्ग कर रही है फ्रीडम के लिए। और ये सिंबलाइज करता है, इट इज अ सिंबल ऑफ होप, ये कहीं ना कहीं होप को सिंबलाइज करती है पोम, फेथ को सिंबलाइज करती है गॉड में, फ्यूचर में, है ना। और साथ ही साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है आर्ट, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स नायडूज डुअल रोल एज अ पोएट एंड फ्रीडम फाइटर, ब्लेंडिंग लिरिकल ब्यूटी विद मोरल करेज, है ना। कुल मिला के इनकी जो मेन स्टाइल थी, जो लिरिकल पोम्स ये लिखा करती थी, है ना, उन्हीं लिरिकल पोम्स में इन्होंने अलग अलग थीम्स शामिल कर लिए, है ना। जैसे फाइट अगेंस्ट इंग्लिश पीपल बाय जस्ट राइटिंग अ पोइट्री अगेंस्ट देम, है ना, यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स so that it won't get some sort of offensive image before the publisher, or I should say reader, है ना। The poem remains an enduring testament to the ability of the human spirit to rise above pain and sing its song of, है ना। तो ये जो पोम है ये हमेशा रहती है और ये एंड्योर करती है। टेस्टामेंट का मतलब होता है एक तरह की गवाही, एबिलिटी के लिए ह्यूमन स्पिरिट की, कि हर व्यक्ति को या फिर कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपने पेन से ऊपर बढ़ सकता है ना। और पूरी क्षमता के साथ, उम्मीद के साथ वो अपने गाने गा सकता है, मतलब अपनी आजादी के लिए बोल सकता है अपने दर्दों को दरकिनार करके। तो ये इस लाइन का मतलब था और मैं समझता हूं हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। द ब्रोकन विंग के विषय में आज हमने बात की है। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, देखता हूं अगला ऑथर कौन है। तो पहले उसकी बायोग्राफी पर बात करेंगे, जब हम बायोग्राफी पर बात कर लेंगे उसके बाद में जो भी पोम्स होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए कीजिए, और प्रयास कीजिए इन वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे चैनल ग्रो हो सके, है ना। चलिए, अभी के लिए बाय, मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।